प्यार परिषद तो सभी का स्वागत करता हूं। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज सभी को बताया कि डी ट्रिपल एस बी केवीएस और सीटेट जो हमारे 2025 में होने वाली ये शिक्षक भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट ऐसी एग्जामिनेशन है जहां पे अगर आप अपने एनसीईआरटी की अच्छी से तैयारी कर लोगे तो ऑब्वियस है ये एग्जामिनेशन आप आराम से पास कर लोगे। और उसी के लिए 2025 के मिशन के तहत जो बच्चे इन सभी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए इस सेशन में फिर से एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और चलते हैं हमारी इस जबरदस्त क्लास में जहां पर और भी जबरदस्त हम विज्ञान के क्वेश्चन देखने वाले हैं। और सबसे पहले आप सभी के लिए एक जबरदस्त मोटिवेशन, ये सभी को पता है पर अक्सर मानवीय प्रवृत्ति इस तरह की होती है कि भाई साहब चिट्ठी के इतना काम करेंगे और हाथी के जैसा चिल्लाएंगे। ऐसा अगर करोगे ना तो कभी सफलता प्राप्त नहीं होगी, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो काम हमें करना है हाथी के इतने बड़ा पर इतने खामोशी से, जैसे कि मान लीजिए चींटी दूसरे चींटी से बात करो तो माने कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता भाई साहब शोर मचा देगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है और आगे बढ़ेंगे इसी तरह से मेहनत करते करते अपनी उस मंजिल को पा लेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए और इसको हर कोई जानता है। जो जानता है एक बार हाथ ऊपर कर लेगा और अपने इस पूरे सेशन को लाइक भी कर देगा। चलो बताओ, ये बड़ा ही फेमस कार्टून है। 90s के जमाने में भाई साहब हम जब जी रहे थे तो जब कभी भी मच्छर की बात आए, जब कभी भी मच्छर की बात आए तो यही मच्छर हमारे दिमाग में रहता था कि मच्छर शायद ऐसा ही दिखता होगा, है ना। और जब मारने के बाद उसकी टोपी और उसके कपड़े हम ढूंढते थे। अगर आप ऐसे भी कर सकते हो तो भाई साहब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। चलो सभी लोग इसका आंसर कर देंगे जल्दी से। इसका आंसर क्या रहेगा? पूछा गया है कि मच्छर के जीवन का चक्र कौन से चरण का कौन कौन से चरण होते हैं। यह आपके डी ट्रिपल एस बी में पूछा गया क्वेश्चन है। ये डी ट्रिपल एस बी में और एनवीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबाउ। यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने जो है गलत आंसर दे दिया है। यहाँ पे पूरे उसके लाइफ साइकिल के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर सभी लोग आंसर करेंगे कि मच्छर जो होता है वो ओवीपेरस होता है कि वीवीपेरस होता है। चलो, अगर मैंने मच्छर के बारे में आपको पूछ लिया तो ओवीपेरस और वीवीपेरस का अगर क्वेश्चन आ गया तो आप ये बताओगे कि सर मॉस्किटो जो होता है वो ओवीपेरस होता है। सर ओवीपेरस का मतलब क्या होता है? ऐसे जीव जो अंडे देते हैं। क्या देते हैं? अंडे देते हैं। तो ऑब्वियस है एक तो वहां पे पहले से है। ठीक है, और लार्वा और प्यूपा के बारे में आप सभी को पता है। चलो उसके बारे में देखते हैं। देखिए, इस प्रकार के जीव जो है आपने अक्सर पानी में देखा होगा। अभी धूप काला शुरू होने वाला है, सबके घर में कूलर लग जाएगा और कूलर के पानी में लगभग 1 महीने के बाद जो है आपको इस प्रकार के कीड़े जो है भाई साहब इस तरह से रेंगते हुए नजर आएंगे। आपको बता दूं ये कोई कीड़े नहीं है भाई साहब, ये मच्छर के लार्वाज है। अब अगर यहाँ पे लाइफ साइकिल आप पूरा का पूरा देखोगे ये है मच्छर, है ना। ये मादा मच्छर है। ये मादा मच्छर क्या करेगी? मेल मच्छर के साथ शादी वादी कर लेगी। शादी वादी होने के बाद जो है भाई साहब वो अंडे दे देगी। अंडे कहां पर देगी? पानी में देगी। और पानी में कुछ दिनों बाद जो है यहां से इस तरह के कीड़े नजर आ जाएंगे जो यहाँ पे आपको नजर आएंगे। इनको बोलेंगे हम लार्वा। क्या बोलेंगे? लार्वा। और लार्वा जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो इनका बड़ा आकार हो जाता है और इनको बोला जाता है प्यूपा। एक बात हमेशा ध्यान में रखेगा, ये मच्छर के लार्वा भलाई पानी में रहते हैं पर ये ऑक्सीजन लेने के लिए हमेशा सतह के ऊपर जो है आते रहते हैं। मानी कि ये ऑक्सीजन हवा से ही ले पाएंगे, वो पानी से नहीं ले पाते हैं एक एडवांस स्टेज के बाद। और इसीलिए आपने अक्सर सुना होगा कि अगर आपको पानी में मच्छर को, जो मच्छर के जो पिल्ले हैं भाई साहब, इनको अगर मारना है तो इसके लिए आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो? इसमें आप मट्टी के तेल का इस्तेमाल कर सकते हो। किसका इस्तेमाल कर सकते हो? मट्टी के तेल का इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि पता हो आपको, क्योंकि क्या होगा, हम सभी को पता है कि मट्टी का तेल जो है भाई साहब वो पानी से हल्का होता है, उसकी डेंसिटी कम होती है। और जब आप पानी के ऊपर डाल दोगे तो क्या होगा? ये मट्टी का तेल जो है ना पानी के सतह के ऊपर जो है इस तरह से फैल जाएगा। किसके वजह से फैलेगा? किसके वजह से फैलेगा? ये फैलेगा भाई साहब पृष्ठीय तनाव के कारण। किसकी वजह से? जो पृष्ठीय तनाव होता है जिसे हम क्या बोलेंगे जी? सरफेस टेंशन बोलेंगे। उसकी वजह से ये पूरे सतह के ऊपर फैल जाएगा और क्या बनाएगा? एक बैरियर बनाएगा ताकि इस ऑक्सीजन को पानी में ना मिल पाए। और इसके वजह से इसके अंदर के लार्वा जो है भाई साहब ये मर जाते हैं। तो एक इफेक्टिव वे है
कि हम मच्छर की पैदाश ही भाई साहब ना होने दे। ठीक है, ये सबसे बढ़िया। एक और क्वेश्चन आया था अगर आपको याद आए, ऐसी कौन सी मछली है बायोलॉजिकल, ऐसा कौन सा जीव है जो मच्छर की संख्या को नियंत्रित करता है? कोई बता सकता है क्या जी? चलो बताएंगे सभी लोग, जिनको जिनको पता है सभी लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में और बताएंगे आंसर क्या रहेगा जी। चलिए बताइए। बहुत बढ़िया, नेहा आर्या जी ने इसका आंसर दे दिया है। तो आपको बता दूं, ये वो मछली है जो मच्छर के लार्वा खाकर जिंदा रहते हैं। इसका नाम है भाई साहब गैम्बूसिया। जी बिल्कुल सही बात बोले आपने, इसका नाम है भाई साहब गैम्बूसिया मछली। और ये गैम्बूसिया मछली जो होती है, ये मच्छर के लार्वा खाकर उनकी संख्या के ऊपर कंट्रोल करती है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉस्किटो, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है मॉस्किटो माने कि जो मच्छर है, इसका बायोलॉजिकल कंट्रोलर, लॉजिकल कौन सा कंट्रोलर है जो भाई साहब उसकी संख्या को कंट्रोल करता है, तो उसका आंसर आप दोगे ये है गैम्बूसिया मछली। क्या है? गैम्बूसिया मछली। ठीक है, और उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन DSSB PRT में पूछा गया क्वेश्चन है 2022 का। चलो इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग। इसका आंसर क्या रहेगा? निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? चलो मच्छर की दुनिया ही आज जान लेते हैं भाई साहब। चलो सभी लोग इसका आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया जी, इसका आंसर करेंगे सभी लोग। ऐसा कौन सा डिसीज यहां पे दिया गया है जो मच्छर के कारण नहीं होता? फास्ट, बहुत बढ़िया। और मैक्सिमम लोगों के सही उत्तर भी आ रहे हैं। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका हेपेटाइटिस जो है भाई साहब, ये मच्छर के वजह से नहीं होता है। हमने पढ़े हैं कि डेंगू ये मच्छर के वजह से फैलता है। फिलारियसिस जिसे हम एलिफेंटासिस या हाथी पाव बोलते हैं, ये भी मच्छर एक कारक है। और उसी तरह से मलेरिया, तो पता है भाई साहब, बच्चे को पता है कि मलेरिया किसके वजह से होता है, वो भाई साहब बोलेगा मच्छर के कारण होता है। तो हेपेटाइटिस ये कोई भाई साहब मच्छर के वजह से होने वाला रोग नहीं है। और उसी तरह से अगर मच्छर से होने वाले रोगों की अगर मैं बात करूंगा, इसमें बहुत सारे होते हैं। जैसे कि एडिस मॉस्किटो की अगर मैं बात करता हूं, तो एडिस के वजह से जो है हाथी पाव होता है। उसके बाद रिफ्ट वैली एक फीवर होता है, और येलो फीवर और झिका वायरस जिसे बोला जाता है, इस तरह की बीमारियां जो है आपके एडिस मॉस्किटो के कारण होता है। अगर एनाफिलिस की बात करूंगा, तो चलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ये लिख के बताएंगे कि एनाफिलिस नाम की जो मच्छर की मादा है, उसके वजह से कौन सा डिसीज होता है, तो उसका आंसर क्या रहेगा आपका? मलेरिया। कौन सा रहेगा? मलेरिया। और साथ साथ ये आपका हाथी पाव भी फैलाता है। क्या फैलाता है? हाथी पाव फैलाता है, जिसे हम फिलारिसिस बोलते हैं। ओके, उसके बाद बारी आती है क्यूलेक्स मच्छर की। किसके? क्यूलेक्स। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी तक इसके ऊपर बहुत कम प्रश्न पूछे गए, तो याद रखिएगा क्यूलेक्स मॉस्किटो की वजह से जो है भाई साहब वेस्ट नाइल फीवर होता है। वेस्ट नाइल फीवर ये एक प्रकार की बीमारी का नाम है, जो जनरली नाइल नदी के किनारे रहने वाले जो लोग हैं उनमें, जो आदिवासी लोग हैं उनमें पाया जाता है। तो उसी के लिए उसका ये नाम पड़ गया है वेस्ट नाइल फीवर। और उसी तरह से इसके वजह से एक और डिसीज होता है, वो है आपका हाथी पाव। तो एक बात यहाँ पे क्लियर होती है कि चाहे आपका एडिस रहे, चाहे आपका एनाफिलिस रहे, या चाहे आपका क्यूलेक्स रहे, तीनों मच्छरों के वजह से फैलने वाले डिसीज का नाम क्या है? चलो सभी लोग कमेंट बॉक्स में एक बार लिखकर बताएंगे। मैंने क्या पूछा है? ये 3 प्रकार के जो घातक मच्छर है भाई साहब, आतंकवादी की गैंग है। पहले आतंकवादी की गैंग है एडिस, दूसरा है भाई साहब एनाफिलिस, और तीसरा देखो भाई साहब क्यूलेक्स। नाम भी देखो कितने खतरनाक है। तो इन तीनों के वजह से फैलने वाला एक कॉमन डिसीज, जिसका नाम क्या जी? उसका नाम है आपका हाथी पाव। कौन सा नाम है उसका? हाथी पाव। ये तीनों मच्छर के वजह से फैलता है। इसके वजह से, एनाफिलिस के वजह से, और क्यूलेक्स के वजह से भी होता है। क्लियर है? क्लियर है? याद रखिएगा ये कॉमन ऐसा डिसीज है, दो तीनों के वजह से होता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। और उसी तरह से अगर मैं हेपेटाइटिस की बात करूंगा, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ये बताएंगे कि ये हेपेटाइटिस, जिसे हम जॉन्डिस या इसे पीलिया भी बोलते हैं, जॉन्डिस या पीलिया भी बोला जाता है, ये जो हेपेटाइटिस होता है भाई साहब, ये किसके वजह से होता है? मानी कि ये जीवाणुजन्य रोग है कि विषाणुजन्य रोग है? तो यहाँ पे एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाता है कि पीलिया या हेपेटाइटिस ये आपका विषाणुजन्य रोग है। कौन सा है? विषाणु। मानी कि ये होता है आपके वायरस के वजह से। किसके वजह से? वायरस के वजह से। और साथ में ऐसे कौन से वायरस है? तो याद रखिए यहाँ पे 5 प्रकार के वायरस होते हैं। कौन कौन से? वायरस ए, वायरस बी,
वायरस सी, डी और ई। ठीक है, ये 5 प्रकार के ऐसे वायरस है जो जनरली हेपेटाइटिस कॉज करते हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई, ये 5 प्रकार के वायरस। अगर आपको पूछा जाता है कि जनरली हेपेटाइटिस फैलने के कारण कौन कौन से हो, तो हेपेटाइटिस ए जो होता है, हेपेटाइटिस ए जो होता है भाई साहब, ये जनरली जो दूषित खाना, दूषित पानी और जनरली दूषित खाना जो होता है उसके वजह से है फैलता है। ठीक है, और अगर हेपेटाइटिस बी की मैं बात करता हूं तो हेपेटाइटिस बी दूषित पानी और खाने के वजह से तो फैलता ही है, साथ में ये अगर लैंगिक संपर्क होता है जिसे हम सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बोलते हैं, या कभी अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिए, माने कि ब्लड ट्रांसफर करते समय या जो सलाइवा होती है अगर वो मिश्रित हो गए एक दूसरे की, तो उस टाइम पे भी हेपेटाइटिस बी हो सकता है। माने कि जिस तरह से कोई एड्स जैसी बीमारी फैलती है उसी तरह से ये हेपेटाइटिस बी नाम का जो वायरस है वो फैलता है। और सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिखकर बताएंगे कि हेपेटाइटिस नाम की बीमारी सर्वाधिक कौन से हमारे ऑर्गन को इन्फेक्ट करती है, तो उसका आंसर क्या रहेगा, वो रहेगा हमारा लीवर। क्या रहेगा, लीवर। और एक बात मुझे बताइए, इसे पीलिया क्यों बोला जाता है? इसे पीलिया क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जब बीमारी किसी को हो जाए तो भाई साहब पूरा का पूरा इंसान पीला हो जाता है, उसके नाखून से लेकर उसके आंखों से लेकर उसकी त्वचा भी भाई साहब पीली हो जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? हमारे शरीर के अंदर ऐसा कौन सा पिगमेंट होता है जो लीवर द्वारा बनाया जाता है और उसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो उसका नाम रहेगा बिलीरुबिन। उसका नाम क्या रहेगा? बिलीरुबिन नाम का पिगमेंट जो है हमारे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उसके वजह से रक्त के माध्यम से फिर पूरे शरीर में फैल जाएगा और इस तरह से आपकी आंखें, त्वचा और आपके नाखून तक पीले हो जाते हैं। क्लियर है? चलो बहुत बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन DSSB में पूछा गया क्वेश्चन है 2013 में। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? फाइलेरिया किसके कारण होता है? इसे हम फिलारिसिस बोले या इसे हम हाथी पांव बोलते हैं, किसके कारण होता है? ठीक है, बैक्टीरिया के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है, वायरस के वजह से होता है कि मच्छर के वजह से होता है? यहाँ पे 90% लोग जो है गलती करने वाले हैं और 90% छोड़ो भाई साहब, यहाँ पे 100% लोग जो है गलती कर रहे हैं। यहाँ पे पूछा गया है किसके कारण होता है, यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कि कौन इसे फैलाता है। हाँ, अभी 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 उड़ जो है वो, हाँ अभी पहाड़ जो है वो उठ के, क्या बोलते हैं उसको भाई साहब, क्या मुहावरा है? हाँ, पाव के नीचे आ गया बोलते हैं, बस उसी तरह की आपकी कंडीशन हो गई। तो याद रखिएगा कि फिलारिया जो है भाई साहब एक प्रकार के प्रोटोजोआ के वजह से होता है, एक प्रकार के प्रोटोजोआ के वजह से होता है। वो ना ही बैक्टीरिया के वजह से होता है, ना ही मच्छर के वजह से होता है, ना ही वायरस के वजह से। मच्छर तो एक माध्यम है, मच्छर तो एक माध्यम है और इसीलिए जो हाथी पाव या जो ये फाइलेरिया है भाई साहब, इसे वेक्टर जनित रोग बोला जाता है। वेक्टर जनित रोग का मतलब क्या होता है? कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जिसके माध्यम से एक जीव से दूसरे जीव में उसका प्रसार होता है, वो फैलता है और इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? एक प्रकार का वेक्टर जनित रोग है और ये होता है प्रोटोजोआ के वजह से। इसी के साथ सभी लोग एक और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे कि मलेरिया किसके वजह से होता है? मलेरिया किसके वजह से होता है? यही ऑप्शन है आपके। चलो बताओ, सभी लोग आंसर करेंगे, देखते हैं कौन कौन इसका सही उत्तर कर पाता है। चलिए जी, मलेरिया किसके वजह से होता है? यही ऑप्शन है, बैक्टीरिया, मच्छर, प्रोटोजोआ और वायरस। देखते अभी बताओ। हाँ, ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया, बिल्कुल सही बात बोले आपने। ठीक है, हाँ अभी कैसे आंसर कर रहे हो मुझे बताओ। तो उसी तरह से इस क्वेश्चन को क्यों नहीं समझ पाए आप? क्योंकि अभी अभी मैंने बताया था कि फैलाने का काम कौन कर रहा है? मच्छर। और आपने मच्छर मार के आ गए, है ना? मच्छर मार के आ गए। मच्छर मार के क्या फायदा हुआ? कुछ भी मार्क्स नहीं मिला। मच्छर नहीं मारना, हमें प्रोटोजोआ को मारना है। तो ऑब्वियसली मलेरिया भी एक प्रकार का प्रोटोजोआ के वजह से होता है। उसका नाम सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। चलो बताओ, मलेरिया के प्रोटोजोआ का नाम क्या है? उसका नाम है प्लाज्मोडियम। उसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। इसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। यह आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया जी। चलो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं आगे। ये देखो,
ये हमारे एनसीईआरटी के डाटा, देखो क्या लिखा गया है, फिलारिसिस इज कॉज्ड बाय द पैरासिटिक वर्म, मान कि ये एक प्रकार की कृमि के वजह से होता है, परजीवी होता है, ठीक है, और ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ ग्रुप से बिलोंग करता है, प्रोटोजोआ ग्रुप से बिलोंग करता है, और जिसका नाम क्या है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे नाम तो थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा हार्ड है, पर आप भी थोड़ा सा हार्ड बनो। और देखो नाम क्या लिखा है, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, है ना, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी। सर मैं पीछे हूं, ये आगे आ जाइए, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। ये है वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, उस परजीवी का नाम है, ठीक है, उसका चाचा बैंक में काम करता है, याद रखना, याद रखने में क्या है, उसका चाचा बैंक में काम करता है, वुचेरिया उसका चाचा, बैंक्रॉफ्टी माने के बैंक में काम करता है, उसका चाचा बैंक में काम करता है, जिसे हाथी पाव हुआ है, याद रहेगा अभी, क्लियर है। चलो बहुत बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, जैसे कि अगर मैंने आपको पूछा, एक और यहां पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ऐसा है कि अगर मैंने आपको पूछा कि ये जो मलेरिया होता है, ये मलेरिया होता है हमारे कौन से ऑर्गन के ऊपर या कौन से विभिन्न अंग के ऊपर अटैक करता है, और उसी तरह से अगर आपको पूछा जाए कि हाथी पाव कॉज करने वाला ये जो प्रोटोजोआ जिसका नाम है वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, ये हमारे शरीर के कौन से सिस्टम के ऊपर अटैक करता है, तो इसका आप क्या बताओगे कि सर ये जो है हमारे ब्लड के ऊपर अटैक करता है, उस ब्लड में मौजूद जो आरबीसी होती है उसके ऊपर अटैक करता है, और साथ में आरबीसी से रिलेटेड हमारा लिवर और स्प्लीन, इन दोनों के ऊपर भी वो अटैक करता है। तो इस तरह से कुछ आप आंसर बताओगे, बराबर है। पर वही अगर मैं हाथी पाव की बात करूंगा, तो हाथी पाव से आप बोलोगे सर हाथी पाव वाला डिसीज हमारे पैर के ऊपर अटैक करता है, जी नहीं, वो पैर के ऊपर अटैक नहीं करता है, हमारे शरीर में एक प्रकार की सर्कुलेटरी सिस्टम का ही एक पार्ट होता है, जैसे कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम माने कि रक्त का जो परिसंचरण होता है हमारे पूरे शरीर में, उसी तरह से एक और द्रव होता है जिसे बोलते हैं हम लिम्फ, लसिका, इसे हम क्या बोलेंगे, लसिका। तो हाथी पाव जो होती है हमारी लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर जो है अटैक करती है, हमारी कौन सी जी, लिम्फेटिक सिस्टम, हमारी इसे बोलेंगे क्या बोलेंगे, लसिका तंत्रिका, इसे क्या बोलेंगे, लसिका जो तंत्र होता है भाई साहब, उसके ऊपर यह अटैक करता है, क्लियर है जी। अब इसे आप याद रखो, लिम्फेटिक सिस्टम, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और इस तरह की हमारी लिम्फेटिक सिस्टम होती है, आपने अक्सर देखा होगा, अगर छोटा बच्चा है और उसे अगर आप डॉक्टर के पास लेके जाओगे तो डॉक्टर जो है, आपने कभी शायद ये सोचा नहीं होगा, पर डॉक्टर जो है यहाँ पे ऐसे हाथ लगा के देखते हैं। कितने लोगों को पता है कि जब कभी भी डॉक्टर के पास छोटे बच्चों को लेकर जाते हैं तो उस टाइम पे डॉक्टर जो है यहाँ पे हाथ लगाकर देखते हैं, इस तरह से यहाँ पे ऐसे ऐसे टच करके देखते हैं। कितने लोगों को ये पता है, कितने लोगों ने ये अनुभव किया है। जो माता है यहाँ पे पढ़ रही है, उनके बच्चों को अगर आप कभी दवाखाने में लेके गए तो उनको तो पक्का पता है कि यहाँ पे टच किया जाता है। क्यों किया जाता है पता है आपको? क्योंकि हमारे गले में, माने कि ये जो हमारा नेक रीजन है, यहाँ पे लिम्फेटिक नोड्स होते हैं। क्या होते हैं? लसिका तंत्र के ऐसे गांठिया होती है। और जब कभी भी हमारा शरीर किसी वायरल, किसी बैक्टीरियल या कोई भी पैरासिटिक पैथोजन से जब अटैक किया जाता है तो उसके अंदर जो है उनका WBC बनता है, उनको वहां पे मारा जाता है, तो वो नोड जो होते हैं फूल जाते हैं, उसके ऊपर सूजन आ जाती है, वो बड़ी हो जाती है। और वही वो डॉक्टर चेक करता है कि भाई साहब सच में ऐसा कोई इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। क्लियर है? क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये आपका KVS में पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपका KVS में आया है और साथ में सीटेट में भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है। सेम टू सेम नहीं था, तो थोड़ा सा डिफरेंट था, पर इसी टॉपिक के क्वेश्चन पूछे गए। चलो बताओ इसका आंसर। पूछा गया है कि कौन सा प्लांट का मोमेंट इन्वॉल्व द रिस्पॉन्डिंग टू द लाइट, माने कि किसी पौधों की गतिविधि में प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया होती है, तो वो कौन से इसके नियम से बताया जाता है। चलो बताओ कौन सा शब्द है तो उसे डिस्क्राइब करेगा, तो उसका आंसर रहेगा आपका फोटोट्रोपिज्म। क्या आंसर रहेगा? फोटोट्रोपिज्म इज द करेक्ट आंसर। और सभी लोग कमेंट बॉक्स में यह भी लिख देंगे कि फोटोट्रोपिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा होता है। रिस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा होता है, चलिए बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे इसका। रिस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा होता है, एक बार क्लियर कर देंगे जितने लोगों को पता है। जिन लोगों ने मेरे पास BPSC में क्लासेस किए, पेड क्लास से बिलोंग कर रहे हैं,
वहां पे मैंने प्लांट फिजियोलॉजी में ये डिटेल में पढ़ाया है कि प्लांट हार्मोन्स कौन से होते हैं और हर हार्मोन का काम कौन सा होता है। तो मैंने आपको बताया था, बहुत बढ़िया आंसर भी आ रहे, उसका नाम है ऑक्सिन। उसका नाम क्या है? ऑक्सिन हार्मोन जो होता है भाई साहब, वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपका फोटोट्रोपिज्म के लिए, जियोट्रोपिज्म के लिए और हाइड्रोट्रोपिज्म के लिए भी। पर क्या आपको पता है इनके बारे में ये क्या होता है? चलो एक बार इसे देख लेते हैं। चलो, अगर मैं बात करता हूं फोटोट्रोपिज्म की, तो किसी भी पौधे का प्रकाश की तरफ जो झुकाव होता है, आपने अक्सर देखा होगा खिड़की में अगर कोई पौधा आपने लगाया है, ठीक है, खिड़की में अगर पौधा आपने लगाया है तो उस टाइम पे खिड़की से आने वाला जो प्रकाश होता है उसकी तरफ जो है पौधे झुक जाते हैं, उसे फोटोट्रोपिज्म बोलेंगे। आपने हमेशा देखा होगा कि ये रूट्स जो होते हैं, वो हमेशा जमीन के अंदर ही जाते हैं। कैसे जाते हैं? जमीन के अंदर ही जाते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? जियोट्रोपिज्म बोला जाता है। पर क्या कोई यहां पर बंदा है, कोई बता सकता है कोई ऐसा उदाहरण जहां पे रूट्स, जहां के जड़े जो होते हैं भाई साहब, वो निगेटिव जियोट्रोपिज्म होते हैं? सर पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है? पॉजिटिव का मतलब होता है जड़ों का जमीन की तरफ बढ़ना, इसे बोलेंगे पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। पर वही अगर मैं नेगेटिव जियोट्रोपिज्म की बात करता हूं, तो धरती से ऊपर उठना या धरती के विरुद्ध बढ़ना, उसे बोला जाता है निगेटिव जियोट्रोपिज्म। चलो, तो कोई मुझे बताएगा, कोई है अपने यहां पे जो इतना दिमाग लगा पाए कि भाई साहब ऐसे कौन सी जड़ें होती है कि भाई साहब वो जमीन के अंदर नहीं बल्कि जमीन के बाहर निकल रहे हैं? कोई बता सकता है? बताओ, दिमाग लगाओ। हमने एक प्रकार के प्लांट्स पढ़े हैं जो जनरली ऐसे जमीन पर उगते हैं जहां पर आपकी मट्टी जो है वो सलाइव होती है। सलाइव मतलब क्या है? तो ये सलाइन हो, सलाइवरी हो, क्या बोलेंगे उसको, नमक से भरी होती है, ठीक है। हाँ, किसी को अगर याद आ रहा है तो मुझे बताएंगे। एक ऐसे पौधे जो आपको भारत के उस एरिया में मिलेंगे जिनको बोलेंगे भाई साहब सुंदरी के वन। कितने लोगों ने सुना है बताओ? सुंदरी के वन जो जनरली आपको पश्चिम बंगाल में मिलेंगे। और हाँ, अभी कितने लोगों को याद आ रहा है? बरगद। अरे बरगद के पेड़ के जो जड़े होते हैं भाई साहब, वो तो जमीन के अंदर जाते हैं, वो कहा जमीन के बाहर आते हैं? मैंग्रोव प्लांट। बहुत बढ़िया। और इन रूट्स को बोला जाता है श्वसन मूले, श्वसन जड़, श्वसन जड़े बोला जाता है। इसे बोला जाता है रेस्पिरेटरी रूट्स, रेस्पिरेटरी रूट्स बोला जाता है। और ये जनरली जो दलदल वाले हिस्से होते हैं उनमें पाए जाते हैं, जैसे कि सुंदरी, जो मैंग्रोव का प्लांट है भाई साहब, उनके जड़े आपने देखा होगा कि वो जड़े जो है धरती से बाहर आते हैं। कैसे आते हैं? धरती से बाहर आते हैं। तो एक बात मुझे बताइए, वो धरती के अपोजिट बढ़ रहे, मतलब भी कौन से है? नेगेटिव जियोट्रोपिज्म है। जितने लोगों को पता है वो एक बार हाथ ऊपर करेंगे अगर आपको ये कंसेप्ट पता, समझ में आ गया है अच्छे से कि नेगेटिव और पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म कौन से होते हैं, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म वाले रूट्स कौन से हैं, तो सभी लोग लाइक शेयर और कमेंट करते रहेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और एक और होता है थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है भाई साहब? जो किसी सपोर्ट को सेंस कर पाए। जैसे कि कोई भी बेल ले लीजिए, कोई भी करेले का बेल लीजिए या कोई भी ऐसा पौधा लीजिए कि जिसके ऊपर बेल आती हो, वो बराबर बाजू में लगाया हुआ सपोर्ट जो होता है उसे भाई साहब अपना जो है वो वहां से निकलने वाले जो टहलियां होती है भाई साहब, उसको इस तरह से बांधकर जो है आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर है? चलो, उसको बोला जाता है थिग्मोट्रोपिज्म। ओके, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनवीएस पीजीटी 2019 और उसी तरह से एनवीएस पीजीटी 2019 में पूछा गया, 2 बार क्वेश्चन है, 2 शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो इसका आंसर करेंगे। कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है। इस पदार्थ को निम्नलिखित किस नाम से जाना जाता है? चलिए जी, इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग फास्ट। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन ले रहा हूं, एकदम टॉप मोस्ट लेवल के क्वेश्चन, जो अक्सर आंसर देते देते जो है भाई साहब हम भूल जाते हैं और किसी चीज को भूल जाएंगे और हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसे बोलेंगे हम साइटोप्लाज्म, इसे बोलेंगे हम कोशिका द्रव्य। क्या बोलेंगे जी? कोशिका द्रव्य के नाम से इसे जाना जाता है। और इसी कोशिका द्रव्य को क्या बोला जाता है जी? किसी भी कोशिका के लिए इट इज अ साइट फॉर केमिकल रिएक्शन, it is a site for chemical reaction, it is a site for
केमिकल रिएक्शन माने कि वो जगह है जहां पर रासायनिक प्रक्रियाएं होती है, उसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म। और सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्या ये साइटोप्लाज्म प्लांट्स में पाया जाता है क्या या एनिमल्स में पाया जाता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। पहला ऑप्शन देता हूं, ये केवल प्लांट्स में पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन देता हूं, ये केवल एनिमल्स के कोशिकाओं में पाया जाता है। तीसरा ऑप्शन देता हूं, ए और बी दोनों में पाया जाता है। या ऑप्शन नंबर डी, किसी में भी पाया नहीं जाता है, माने कि नन ऑफ अबव। देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर कर पाते हैं। चलिए जी, ये साइटोप्लाज्म किसकी कोशिका के अंदर पाया जाता है? प्लांट्स के अंदर होता है कि भाई साहब एनिमल माने कि जंतु कोशिका के अंदर होता है? चलो जी, सभी लोग जोर लगा के ऐसा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैक्सिमम लोगों ने सही उत्तर किया है। इसका आंसर रहेगा ए और बी। इसका आंसर रहेगा ए और बी। तो याद रखिएगा कि ये जो कोशिका द्रव्य होता है वो दोनों के अंदर पाया जाता है। ये पादप के कोशिका में भी होता है और जंतु कोशिका में भी होता है। मैंने अगर आपको पूछा होता कि कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती है, कोशिका झिल्ली नहीं बोलूंगा भाई साहब, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? कोशिका भित्ति मतलब जिसे बोलेंगे हम सेल वॉल। सेल वॉल किन के अंदर पाई जाती है? सबसे पहला ऑप्शन देता हूं, ये पादप के अंदर पाई जाती है। दूसरा ऑप्शन देता हूं, ये जीवाणु के अंदर पाई जाती है, जीवाणु के कोशिका के ऊपर पाए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन, ये कवक के ऊपर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर चौथा देता हूं, ये शैवाल के ऊपर, शैवाल नहीं दूंगा, शैवाल नहीं दूंगा, ये मोर देन वन ऑफ अबव, मोर देन वन ऑफ अबव। और पांचवा ऑप्शन भाई साहब सभी लोग आंसर करेंगे नन ऑफ अबव। चलो बताओ, इसका आंसर करेंगे सभी लोग, किन में पाई जाती है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति का जिसे बोलेंगे, जिसे सेल वॉल बोला जाता है, ये कौन सी कोशिका के ऊपर पाए जाते हैं? सभी लोग फास्ट आंसर करेंगे जी, बहुत बढ़िया। ये पादप के अंदर पाई जाएगी, जीवाणु के अंदर पाई जाएगी और कवक के अंदर पाई जाती। और कौन सा पाया जाता है, किसमें कौन सी सेल वॉल पाई जाती है, ये क्वेश्चन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलो एक बार सभी लोग रिवाइज कर लेंगे, सभी लोग एक साथ आंसर करेंगे कि सभी लोग मुझे बताएंगे कि पादप के अंदर जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो किससे बनी होती है जी? ये बनी होती है आपकी सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेलुलोज से। अगर जीवाणु के अंदर पूछी जाए तो जीवाणु के कोशिका के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है, जो भित्ति का पाई जाती है, वो किससे बनी होती है जी? वो बनी होती है भाई साहब पेप्टिडोग्लाइकेन से। पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। और उसी तरह से अगर कवक के ऊपर पूछी जाती है तो वो बनी होती है आपकी काइटिन से बनी होती है। किससे बनी होती है? काइटिन से बनेगी, जिसे हम चिटिन भी बोलते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। और ये रहा हमारा पूरा का पूरा सेल, और ये सेंटर में जो दिखाई दे रहा है हमारा न्यूक्लियस, और ये ऊपर की कोशिका जो है ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। और इसके अंदर जो द्रव है इसे बोलेंगे हम कोशिका द्रव्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य बोलेंगे। कोई मुझे बता सकता है कि इस कोशिका द्रव्य में ऐसी कौन सी केमिकल रिएक्शन होते हैं जी? चलो बताओ, लगाओ दिमाग, बताते हैं कौन कौन जो है सच्ची में दिमाग लगा पाता है। मैंने आपको पूछा है कि कोशिका द्रव्य में ऐसी कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है जिसके तहत जो ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है? कोई बता सकता है क्या? कोई बता सकता है? मैं बताता हूं आपको। चलो, हमने वायवीय श्वसन की बात की थी, अगर आपको याद है, जिसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और यहां पे हमने पढ़े थे कि ग्लाइकोलिसिस नाम की एक प्रोसेस होती है। कौन सी? ग्लाइकोलिसिस नाम की प्रोसेस होती है, जहां पे जो आपका ग्लूकोज होता है इसे तोड़ा जाता है आपका पायरुविक एसिड में। किसमें? पायरुविक एसिड में। और ये जो ग्लाइकोलिसिस नाम की प्रोसेस हो रही है ये कहां पर होती है? ये आपकी साइटोप्लाज्म में होती है। किसमें होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। और इस ग्लाइकोलिसिस के दौरान जो है 2 एटीपी बनते हैं। कितने एटीपी बनती है? 2 एटीपी बनते हैं। क्लियर है? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए DSSB PRT 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे जी। गर्म खून वाला जानवर कौन सा है? और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है KVS में पूछा गया है, ये NVS में पूछा गया है, ये DSSB में पूछा गया है, और साथ में सीटेट में भी पूछा गया है। याद रखिएगा, DSSB, KVS, NVS, साथ में आपका सीटेट। और यही नहीं जी, यह आपके BPSC में भी पूछा गया है, यह आपके यूपी टेट में भी पूछा गया है। यानी कि बहुत सारे एग्जामिनेशन में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है।
क्या बात है। और मैक्सिमम लोगों ने सही उत्तर किया है। इसका आंसर रहेगा आपका चमगादड़। आपका मतलब हमारे बिरादरी का एक जानवर जिसे बोलेंगे हम बैट। तो मैंने हमारे बिरादरी का क्यों बोला, क्योंकि हमारे बिरादरी कौन सी है जी, हम है भाई साहब स्तनपाई। हम कौन से है, स्तनपाई जानवर है, जिन्हें हम बोलते हैं मैमल्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं, मैमल्स। और ये मैमल्स कैसे होते हैं जी, ये होते हैं आपके गर्म खून वाले होते हैं। कैसे होते हैं, गर्म खून वाले होते हैं। और उसी तरह से हमने ये भी पढ़े हैं, देखते हैं कितना लोग जो है सही उत्तर कर पाते हैं। क्या ये टर्टल माने कि कछुआ कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, क्या ये उभयचरों में आता है कि ये रेप्टाइल्स में आता है। चलो देखेंगे सभी लोग, ठीक है। अगर आपको पता है तो इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, मैं जरूर चेक करूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, DSSB-PRT 2022 का क्वेश्चन। चलो बताओ, फास्ट आंसर करेंगे। हमारी धीरे धीरे लेवल जो है मैं ऊपर लेकर जा रहा हूं। कुछ लोगों को क्वेश्चन एकदम इजी लग रहे होंगे, पर यही क्वेश्चन आपका बेस बनते जा रहा है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये बेस बनते धीरे धीरे हमारी इमारत खड़ी होती है, और उसके बाद जो है हम हार्ड क्वेश्चन लेंगे। अगर डायरेक्टली हार्ड क्वेश्चन लोगे तो भाई साहब गड़बड़ हो जाएगी। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो इसका आंसर करेंगे सभी लोग। तो इसका आंसर क्या रहेगा, कौन सा, एस्कॉर्बिक एसिड माने कि विटामिन सी। चलो तो एक बात मुझे बताओ कि इन चारों में से लीवर में किसे स्टोर किया जाता है, लीवर में किसे स्टोर किया जाता है, किसे जमा किया जाता है। देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर कर पाते हैं। आपको चारों ऑप्शन दिए गए हैं। विटामिन डी बोला गया है, विटामिन के बोला गया है, विटामिन सी और विटामिन B12 भी बोला गया है। और आपको यह पूछा गया है कि इन चारों में से लिवर में जमा करने वाला विटामिन कौन सा है। कोई बताएगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या रहेगा जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन B12 जो होता है ये लीवर में जमा किया जाता है। बल्कि विटामिन सी जो होता है वो लीवर में जमा नहीं किया जाता है, ये यूरिन के माध्यम से, अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो यूरिन के माध्यम से शरीर के बाहर डाला जाता है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका भी आंसर कर देंगे। एनवीएस टीजीटी जो फिजिक्स का पेपर हुआ था भाई साहब, उसमें 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। एक बात मुझे बताओ, ये क्वेश्चन है भाई साहब आपका बायोलॉजी का, और फिजिक्स में कैसे पूछा गया था। चलो बताओ, ये भी गलतियां होती है हमारी गवर्नमेंट की ओर से पेपर निकालने वाले से, ठीक है। बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। इतना तो पक्का है कि ये एनवीएस के टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो बताओ इसका आंसर करेंगे। कौन सा विटामिन कंसिडर्ड एज ए हार्मोन, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसे हार्मोन माना जाता है। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ पे आंसर भी आ रहे हैं। इसका आंसर रहेगा आपका विटामिन डी। क्या रहेगा, विटामिन डी इज द करेक्ट आंसर। और इसके बारे में थोड़ा सा जानते, देखो हम सब ने पढ़ा है कि विटामिन डी जो है एकमात्र ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर के द्वारा बनाए जाते हैं। अगर पूछा जाता है कि हमारे शरीर द्वारा बनाए गए विटामिन का नाम क्या है, तो उसका नाम है भाई साहब, सबसे पहले लिखिएगा विटामिन D3। क्या रहेगा, विटामिन D3। और उसके बाद जो है इसके ऊपर जो है एंजाइमेटिक एक पाथवे होता है लीवर में, किसमें होता है, लीवर में। और इसे कन्वर्ट किया जाता है भाई साहब विटामिन डी में, जो एक्टिव फॉर्म होता है। क्या होता है, एक्टिव फॉर्म होता है। और एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी इज कॉल्ड एज द विटामिन D2। उसे क्या बोलेंगे, विटामिन D2, जिसे बोला जाता है ऑर्गो कैल्सीफेरॉल। क्या बोला जाता है, ऑर्गो कैल्सीफेरॉल। क्लियर है, क्लियर है। और सभी लोग मुझे ये बताएंगे कि ये विटामिन डी का हमारे शरीर में क्या उपयोग है। तो सबसे पहली बात ये आती है कि विटामिन डी जो है हमारे शरीर में कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में, माने कि इसके अवशोषण में मदद करता है। किसमें मदद करता है, कैल्शियम के अवशोषण में मदद करेगा। और ये कैल्शियम के अवशोषण में मदद करने वाला विटामिन डी जो है भाई साहब, ये कहां पर स्टोर किया जाता है, ये आपके लीवर में स्टोर किया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और साथ में ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करने के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी होती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उस ग्रंथि का नाम क्या है, कोई बता सकता है क्या जी। उस ग्रंथि का नाम है भाई साहब पैरोटिड ग्लैंड। ये कहां पर देखेगी, ये आपके गले में होती है, गले में होती है। आप सभी को पता है कि हमारी जो थायराइड ग्रंथि है कुछ इस तरह से आपको नजर आएगी, बराबर है। और इसी के
ऊपर 4 कोनों में ऐसे 4 बिंदु आपको नजर आएंगे और ये 4 बिंदु जो इसे पैरोटिड ग्रंथि बोली जाती है। और ये पैरोटिड ग्रंथि जो है हमारे शरीर के अंदर जो कैल्शियम होता है उसको कंट्रोल या उसे नियंत्रित करने के लिए जो एक एंजाइम रिलीज करती है और उसी को बोला जाता है भाई साहब, क्या वो कंट्रोल किया जाता है विटामिन डी से। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? क्लियर है? चलो बहुत बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और उसके पहले आप सभी को बता दूं, एक बात मुझे बताइए, यहाँ पर कितने लोग हैं जो आने वाली हमारे बिहार में जो पर्टिकुलर एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं? आप सभी को बताया कि कांस्टेबल और पुलिस की एग्जामिनेशन होने वाली है और उसी तरह से बिहार में विभिन्न एग्जामिनेशन होती है। उन सभी एग्जामिनेशन को अगर आपको ट्रैक करना है, उसे क्रैक करना है, उसके फोड़कर आपको अगर जॉब हासिल करनी है, तो आप सभी के लिए एक नए चैनल हमने शुरू किया जिसका नाम है भाई साहब बिहार परीक्षा। उसका नाम क्या है? बिहार परीक्षा। और इसी बिहार परीक्षा में अभी बिहार स्पेशल कर एक बहुत बड़ा सेशन होने वाला है अपने प्यारे दानिश सर जी का। तो सभी लोग उस पर्टिकुलर चैनल जिसका नाम है बिहार परीक्षा, टेक्निकल टीम से मैं अनुरोध भी करूंगा कि जो हमारा कमेंट बॉक्स में जी बिल्कुल देखिए, जैसे मैंने बोल दिया वैसे उन्होंने डाल भी दिया, तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा। और आपका जो भी बंधु होगा, जो भी दोस्त होगा, कोई भी परिवारजन होगा, उनको भी बता दीजिएगा कि हमारे स्पेशल बिहार के लिए जहां पे टीचिंग के अलावा जितने भी एग्जामिनेशन होती है उन सभी को कैटर करने के लिए ये पर्टिकुलर चैनल चालू कर दिया, जो आप ही के हित के लिए, जहां पर आपको फ्री में कंटेंट, पीडीएफ और बाकी सब कुछ मिलने वाला। ठीक है, ज्वाइन करिएगा और अपनी तरीका का नाश्ता क्या बोलेंगे तरक्की का रास्ता खुद चुनिएगा। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन आप सभी के लिए, बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त सेशन होगा वहां पे और उसे देखकर जो है आपके भाई साहब बिल्कुल आपके एग्जामिनेशन में बहुत मदद हो जाएगी। चलो बताओ इसका भी आंसर कर देंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण के लिए उनके बढ़ते तरंग दैर्घ्य, ये हमारे DSSB में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो बताओ इसका आंसर। इंडिकेट द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ। तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में हमें लगाना है। चलो बताओ इसका आंसर। तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में हमें लगाना है। तो सबसे पहली बात आपको यह जाननी है कि जितने भी यहाँ पे 4 नाम दिख रहे हैं, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और एक्सरे, इनमें सर्वाधिक जो वेवलेंथ है वो किसकी रहेगी जी? किसकी रहेगी? माइक्रोवेव की रहेगी ना। और सबसे कम वेवलेंथ किस रहेगी? वो रहेगी आपकी एक्सरे की। हमने पढ़े कि एक्सरे की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, तो ऑब्वियस है पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन गया, बच्चा सी बी और डी, तो बी और डी में से एक होगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान भी लेते। देखो ये पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम है, ठीक है, जो हमारे एनसीईआरटी के 11वीं कक्षा में दिया हुआ है। अगर आप इसे पढ़ोगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। देखो कैसे बोला गया है। अगर मैं बात करता हूं वेवलेंथ की, माने की बात करता हूं लैम्बडा की, माने की तरंग दैर्घ्य की बात करता हूं, तो नीचे में सबसे ज्यादा है और ऊपर में सबसे कम है। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका है? वो है आपका गामा किरणों का। किसका है जी? गामा किरणें जो है इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम है। यहां पे कैसा है? कम है। और यहां पे कैसा है? ज्यादा है। गामा किरणों के बाद आएगी आपकी एक्सरे, उसके बाद आएगा आपकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उसके बाद आपका विजिबल स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, शॉर्ट वेव, उसके बाद एएम माने की और लॉन्ग वेव रेडिएशन माने की हम रेडियो वेव बोलते हैं। तो इस तरह का यह क्रम है, बराबर है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, जिसकी आवृत्ति ज्यादा, उसका वेवलेंथ क्या रहेगा? कम रहेगा। तो ऑब्वियस है अगर इस क्रम में आप जा रहे हो तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका रहेगा? वो रहेगा आपका एक्स रे का। तो यहां पे आप देख पा रहे हो एक्स रे आपको पहले नजर में आ रहा है और दूसरे में इंफ्रारेड, इसकी क्या होती है? तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है। देखो यहां पे आपको नजर आएगा, ये रहा आपका इंफ्रारेड और यहां पे आपको विजिबल स्पेक्ट्रम नजर आ रहा है। माने कि इसका आंसर क्या रहेगा जी? पहला आएगा एक्सरे, उसके बाद आएगा आपका विजिबल, उसके बाद इंफ्रारेड और माइक्रोवेव आएगा सबसे आखिरी में। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है जी? क्लियर है? बी कैसे होगा जी बताओ? देखिए इंफ्रारेड का जो वेवलेंथ होता है भाई साहब वो ज्यादा होता है विजिबल से, तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है ना। तो पहले कौन आएगा? कम वाला आएगा, तो विजिबल और उसके बाद इंफ्रारेड आएगा। क्लियर है?
क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और ये पूरा का पूरा चार्ट है, या आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, या आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। अगर एनसीईआरटी नहीं ढूंढना चाहते हो, डायरेक्टली आपको चाहिए, तो साइंस बाय टीपी, तो साइंस बाय टीपी हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसके ऊपर ये चार्ट में अभी डाल दूंगा क्लास होने के बाद, आप जरूर उसे देख लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, और भाई साहब ये क्वेश्चन हो गया है लीक। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। इसे अच्छे से लिख देता हूं, इसे एन स्क्वायर लिखा जाता है, इसे एन लिखा जाता है, यहाँ पे 2n स्क्वायर लिखा गया है, और यहाँ पे 3n स्क्वायर लिखा गया है। चलो बताओ इसका आंसर, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा, फास्ट। प्रमुख शेल पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम संख्या कितनी होती है, ये सभी को पता है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या रहेगा, 2n स्क्वायर। क्या रहेगा जी, 2n स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे पहली शेल में कितने होते हैं, दूसरे शेल में कितने होते हैं, और तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलो बताओ, अगर इस फार्मूला का इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर मैं 2n स्क्वायर लिख रहा हूं, तो n की वैल्यू 1 डाल दो, तो 2n स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 स्क्वायर, यह आ जाएगा 2। अगर 2n स्क्वायर में 2 वैल्यू डाल दो सेकंड ऑर्बिट में, तो यह आ जाएगा 4, माने 2 इंटू 4 आ जाएगा 8। और तीसरी ऑर्बिट की अगर बात की जाए, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर आ जाएगा, मतलब यह आ जाएगा 9 इंटू 2, मतलब यह आ जाएगा आपका 18। कितना आ जाएगा, 18। क्लियर है जी, यह आपको याद रखना है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये रहे शेल नंबर ऑफ, ये भी आपको याद रखना है। चलो एक बात मुझे बताओ, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएंगे कि हमारा जो न्यूक्लियस होता है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, कौन सा चार्ज या कौन सा आवेश होता है। सभी लोग ये पहले आंसर करेंगे। और वही अगर मैं किसी परमाणु की अगर मैं बात करता हूं, किसी में एटम की बात करता हूं, या मैं किसी परमाणु की बात करता हूं, तो इस परमाणु के ऊपर कौन सा चार्ज, कौन सा चार्ज, कौन सा आवेश होता है, ये भी सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा, फास्ट। बहुत बढ़िया, आज मोना मैम ने बताया है, बहुत बढ़िया है। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा फिर, कि किसी भी न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, तो ये रहेगा आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। किसके वजह से होता है, ये होता है आपके प्रोटॉन के वजह से। किसकी वजह से, प्रोटॉन के वजह से, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन ये चार्ज लेस होता है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। पर वही अगर मैं किसी परमाणु या किसी एटम की बात करता, तो आप सभी को पता है कि किसी भी एटम के ऊपर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लीजिए 10 प्रोटॉन के चार्ज है, तो 10 इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे। मान कि 10 प्लस चार्ज और 10 माइनस चार्ज, ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल करके, कि चार्ज कौन सा रहेगा जी, यहाँ पे ये रहेगा आपका उदासीन रहेगा। कैसे रहेगा, उदासीन, जिसे हम बोलेंगे न्यूट्रल रहेगा। कैसे रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। क्लियर है, क्लियर है जी, सभी को क्लियर हो गया है। तो इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखेगा कि कहां पर एटम माने कि परमाणु के बारे में पूछा गया है, और कहां पर न्यूक्लियस माने कि केंद्रक के बारे में पूछा गया। ओके, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए एसएससी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग। चलिए सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहेगा जी, फास्ट। बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर कर रहे हैं। इसका आंसर क्या रहेगा, ट्रिटियम एक आइसोटोप है। किसका है जी, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है। और सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि ये जो ट्रिटियम नाम का आइसोटोप है, जिसे हम समस्थानिक बोलते हैं, हाइड्रोजन का, इसका एटॉमिक नंबर कितना है और इसका एटॉमिक वेट कितना है। चलो बताओ, सभी लोग आंसर करेंगे, देखते हैं कितने लोगों को याद आता है। हमने इसके बारे में बहुत बार डिस्कशन किया है ना। और मुझे लगता है ये क्वेश्चन जो है आपको याद हो जाना चाहिए अभी तक, ठीक है। ट्रिटियम की बात करता तो आप सभी को पता है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं। ये अगर आपको समझ में आ गया, तो इसका आप एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट दोनों भी बता सकते हो। तो सबसे पहली बात, एटॉमिक नंबर ये डिपेंड करते हैं आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन के ऊपर, ठीक है। तो इसमें प्रोटॉन एक ही होता है, कितना होता है, एक होता है। और उसी तरह से मैं अगर एटॉमिक वेट की बात करता हूं, या जिसे मैं एटॉमिक मास,
या इसे परमाणु द्रव्यमान बोला जाता है। ये द्रव्यमान किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है, बराबर है। और प्रोटॉन की संख्या कितनी है? अभी हमने लिखे 1 है, और न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो दोनों मिलाकर अब कितने हो गए? 3 हो गए भाई साहब, 3 हो गए। तो याद रखिएगा कि एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट दोनों भी आपका ट्रिटियम का कितना होता है? 3 होता है। और उसी तरह से मैं अगर बात करूंगा कि आइसोटोप्स हाइड्रोजन के, ये 3 हमने देखे थे। पहला है आपका प्रोटियम, दूसरा है आपका ड्यूटेरियम, और तीसरा है आपका ट्रिटियम। क्लियर है? क्लियर है। इन तीनों की एक खासियत, तीनों की एक खासियत ये कि तीनों का भी जो एटॉमिक नंबर है, जो एटॉमिक नंबर जिसे परमाणु संख्या बोलते हैं, परमाणु संख्या बोलते हैं, वो कितना है जी? वो है 1। क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे, और इसीलिए इनको आइसोटोप्स बोला जाता है, माने कि समस्थानिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? समस्थानिक बोला जाता है, क्योंकि समस्थानिक का मतलब ही ये होता है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 2 or more forms of the same element having the same number of proton, माने कि उनमें समान संख्या वाले प्रोटॉन्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। क्लियर है? और अगर मैं आपको पूछूं कि इन तीनों में से रेडियो एक्टिव कौन सा है, कौन इसका आंसर करेगा? चलो बताओ जी। बिल्कुल नीतू जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी समान रहेंगे, बिल्कुल सही बात। नंबर ऑफ, क्योंकि हमने पढ़े हैं जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, बराबर है। बहुत बढ़िया। तो ट्रिटियम जो होता है भाई साहब, ये आपका रेडियो एक्टिव होता है। और ड्यूटेरियम को ही दूसरे नाम से जाना जाता है, इसे हेवी वाटर भी बोला जाता है। हेवी वाटर माने कि भारी पानी, जिसका फार्मूला क्या है जी? इसका नाम है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और ये जनरली कहां पर इस्तेमाल किया जाता है? जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, है ना, परमाणु शक्ति से बनने वाली जो विद्युत घर होते हैं भाई साहब, वहां पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। किसके रूप में? मंदक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, मॉडरेटर की, हाँ बिल्कुल सही बात। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो, आरआरबी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका भी आंसर कर देंगे। बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? देखो सेम टू सेम, देखो हाइड्रोजन के आइसोटोप से विभिन्न एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए, और सभी एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग। जो आंसर अभी अभी आपने किया था, इसका आंसर क्या रहेगा? इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रिटियम। क्या रहेगा? ट्रिटियम। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग। जब हीलियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को खो देता है तो वो यह बन जाता है। ओके, चलो आंसर, जब कभी भी हीलियम का एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खो दे तो वो क्या बन जाता है? ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, देखते हैं कौन इसका सही उत्तर कर पाता है। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है भाई, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया, मैक्सिमम सही लोग उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है सभी को। देखो आपको बता देता हूं, देखिए अगर मैं हीलियम की बात करता हूं तो हीलियम में सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं जी? चलो सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ये लिख के बताएंगे कि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर माने कि परमाणु संख्या कितनी है, और इसी का एटॉमिक वेट कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए बताइए, हीलियम का एटॉमिक नंबर माने कि परमाणु संख्या कितनी है? 4 है या 2 है? चलो सभी लोग आंसर करके, मैं परमाणु लगा देता हूं भाई साहब हीलियम का आप सभी को। चलो बताओ, बहुत। अब देखो यहाँ पे 2 और 4 क्यों लिख रहे हो? देखो याद रखो, अगर एटॉमिक नंबर की बात करता तो ये होता है 2। कितना होता है? 2। क्योंकि हमने पढ़े है कि हीलियम के इस चक्र में भाई साहब, इस एटॉम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं? 2 होते हैं, प्रोटॉन की संख्या 2 है। और वही एटॉमिक वेट की बात करो तो हम सभी को पता है 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन है और 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, तो कितना हो गया भाई साहब? 4 हो गया। कितना हो गया? 4 हो गया। तो ऑब्वियस एक बात मुझे बताइए, इसमें आपके 2 प्लस चार्ज हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे जी? चलो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर
हीलियम के परमाणु में आपको 2 प्रोटॉन मिल रहे हैं, तो उसके ऑर्बिट में कितने ऑर्बिट्स रहेंगी? एक ही ऑर्बिट रहेंगी, एक ही रहेगी ना, तो ऑब्वियसली इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 1 और ये 2 रहेंगे। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हीलियम ने 1 इलेक्ट्रॉन खो दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन जो भाई साहब ये बाहर निकल गया, ऐसा समझ लो। माने कि अभी हीलियम का स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा, इसमें 2 प्लस चार्ज है, और भाई साहब ये जो इसकी पहली ऑर्बिट है, इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब एक बात मुझे बताइए, एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है, ये दोनों अगर कैंसिल भी करे तो एक प्लस चार्ज जो ज्यादा है ना, एक प्लस चार्ज ज्यादा बच रहा है। और हमने पढ़े भी, अगर आपने पढ़ा है कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन को दिया जाता है तो उस परमाणु के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आता है, और यही आपका आंसर रहेगा, यही आपका आंसर रहेगा। क्लियर है जी? क्लियर हो गया है? वेनेवर एनी एलिमेंट, जब कभी भी कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को खो रहा है या दे रहा है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा। याद रखिएगा इस थ्योरी को, काहे किसके बारे में भी पूछा जाए, ठीक है? याद रखिएगा कि कोई भी आपके पास एलिमेंट है, कोई भी क्यों ना रहे, ठीक है, अगर ये एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को खो रहा है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। क्या आएगा? प्लस चार्ज। और वैसी तरह से अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट है और ये एलिमेंट क्या कर रहा है जी, ये एलिमेंट क्या कर रहा है, और ये खोए हुए इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, और जब कभी भी इलेक्ट्रॉन लिया जाता है तो इस एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई है। क्लियर है? क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। और ये रहा आपका हीलियम, ठीक है? चलो इसका आंसर कर देंगे सभी लोग, सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट। When the milk is churned vigorously, the cream from it separate out due to, जब दूध को जोर से मथा जाता है, मान कि घुमाओ, इस तरह से अगर घुमाया जाता है तो उसमें क्रीम बाहर निकल आती है, तो उसमें कौन सा बल लगता है जी? उसमें लगता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा लगता है? केंद्रीय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बराबर है? क्लियर है? बहुत बढ़िया, ओके जी, बहुत बढ़िया। उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, और इसी के वजह से जो हेवी पार्टिकल्स होते हैं वो उसे सेपरेट होकर बाजू के सरफेस के ऊपर, जहां से उसे निकालकर भाई साहब इस तरह से खा सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये रहा स्पिनर, जिसको सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के द्वारा जो है सेपरेट किया। आपने देखा भी होगा कि हमारे ब्लड के अंदर जो सेल्स होते हैं और जो प्लाज्मा होता है, इनको अगर हमें अलग अलग करना है तो उसमें भी कौन सी पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है? उसमें भी आपका केंद्राभिसरण, या जिसे हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस जो होती है, उसका ही उपयोग किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए मैं एज ए होमवर्क दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? होमवर्क दे रहा हूं। सभी लोग इसे सॉल्व जरूर करेंगे। और उसी तरह से मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपको सभी कोर्सेज के ऊपर जो है 60% का ऑफर चल रहा है। आप उसी ऑफर के तहत जो है अपना कोर्स भी परचेस कर सकते हो, ठीक है? अपना कोर्स भी परचेस कर सकते हो। और उसी तरह से अगर आप बिहार में कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो, अगर आप उसे पास करना चाहते हो, उसका फ्री कंटेंट पाया जाता है, उसके PYQs पाना चाहते हो, तो जल्दी ही आप सभी के लिए उस चैनल के ऊपर ये स्पेशल सेशन साथ में मैं भी लेने वाला हूं और बाकी भी टीचर्स लोग लेने वाले। ये इतनी बड़ी टीम जो हमारी है, ये सभी टीम जो वहां पे क्लासेस लेने वाली है, तो ज्वाइन कर रखिएगा बिहार परीक्षा, ठीक है? ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सभी लोग ज्वाइन करेंगे और वहां पे इस सेशन को लाइक जरूर कर लेंगे, ठीक है? और टेक्निकल टीम ने आपको जो यहाँ पे लिंक भी दे दिया, उसी के ऊपर शिफ्ट हो जाइए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? मिलते हैं अगले सेशन में इसी तरह से तड़कते फड़कते क्वेश्चन के साथ अपनी इस स्पेशल एनसीईआरटी सीरीज में, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।